Hello students, welcome to this video lecture on water withdrawals and uses. In this lecture, we will discuss water for hydroelectric generation. Water for hydroelectric generation. Hydropower or water power is power derived from the energy of falling or fast flowing water, which may be harnessed for useful purposes. हाइड्रो पावर जो होती है वो तेज़ गति से चलते हुए पानी की वजह से उसकी ताकत से किसी अच्छे कार्य के लिए जो वो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं उसको हाइड्रो पावर बोलेंगे. द एनर्जी इन फॉलिंग वाटर इज यूज डायरेक्टली टू टर्न टर्बाइंस दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ये जो डायरेक्टली जो ऊपर से नीचे गिरता हुआ पानी है वो टर्बाइंस को उसकी शाफ्ट को रोटेट करने के काम में आता है, जिससे फर्दर जनरेटर जो है एनर्जी जो बिजली पैदा करते हैं. In the late 19th century, hydropower became a source for generating electricity. करीबन ये 1878 और 79 में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहली बार लगाया गया था. जो फर्स्ट कमर्शियल जो हाइड्रो पावर जनरेशन थी दैट वाज इन कनाडा यूजिंग नियाग्रा फॉल्स. नियाग्रा फॉल्स सिटी में ये पावर यूज़ की गई थी कमर्शियली सबसे पहले. द मेजर टाइप्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट्स आर runoff river developments, second pondage developments, third storage developments, fourth being re-regulating developments, and fifth pumped storage. So let's discuss all these developments one by one. जो पहला है that is runoff river developments. These have a dam with short supply pipe that directs the water to the turbines. The natural flow of the river is used with very little alteration to the terrain stream channel at the site, and there is very little impoundment of the water. तो क्या है इसमें, ये एक डैम होता है, उसमें शॉर्ट सप्लाई पाइप जिसको पेनस्टॉक बोलते हैं, तो जो डैम के पीछे का पानी है वो पेनस्टॉक में से होता हुआ है टर्बाइंस की शाफ्ट को रोटेट करेगा. पेनस्टॉक होता है दैट जो पाइप है जो डैम के पीछे के पानी को स्टोर्ड वाटर को या पीछे इनकमिंग वाटर को डायरेक्ट करता है टर्बाइन की इनलेट बनती है. रन ऑफ रिवर डेवलपमेंट में जो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर है उसको नहीं बदला जाता है, मीन्स कि स्टोरेज वगैरह बिल्कुल नहीं होती है. जैसे पानी आया वैसे ही वो जो है पेनस्टॉक से होता हुआ डाउन स्ट्रीम चला जाएगा. Typical run of the project include navigation projects, irrigation diversion dams, projects lacking storage as a result of the topography. A pure run of the river project has no usable storage. ये जो run of the river project होते हैं इसमें कोई भी वाटर स्टोरेज नहीं है. तो ये क्योंकि इसमें वाटर स्टोरेज नहीं है तो डैम प्रॉपरली नहीं होता है, तो उसमें ये नेविगेशन के लिए जो जिसमें नेविगेशन प्रोजेक्ट मतलब जो नेविगेशन हो रही है, जो मूवमेंट है वाटर मूवमेंट है वो बिना रुकावट के चलती रह सकती है. इरिगेशन डाइवर्शन डैम्स जो है पानी को डाइवर्ट भी किया जा सकता है. तो दूसरी टाइप रहेगी पॉन्डेज डेवलपमेंट. पॉन्डेज जो रेफर करता है स्मॉल स्टोरेज को, थोड़े समय के लिए थोड़ा पानी स्टोर किया, दैट इज पॉन्डेज पॉन्ड. और जो थर्ड टाइप बनती है वो स्टोरेज डेवलपमेंट बनेगी, जिसमें पानी काफ़ी ज़्यादा पानी काफ़ी समय के लिए हम लोग जो है स्टोर करेंगे, तो वो स्टोरेज डेवलपमेंट हो जाती है. These are run of the river projects with a small amount of storage daily or weekly that can be used to regulate discharges to follow daily and weekly load patterns. इसमें बहुत कम स्टोरेज करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का या कम ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते की लोड पैटर्न को कंपेंसेट करेगा, उसको कैटर करेगा. इससे ज़्यादा पानी स्टोर करने के नहीं होता है इसमें. सो पॉन्डेज रेफर्स टू शॉर्ट टाइम इन पॉन्डिंग ऑफ वाटर. दो पॉन्डेज का मतलब यही है कि बहुत कम समय के लिए इसको स्टोर किया गया है. एज दिस प्रोजेक्ट्स हैव इनसफिशिएंट स्टोरेज फॉर सीजनल फ्लो रेगुलेशन. तो ये इनसफिशिएंट है, ज़्यादा पानी नहीं होता कि वो सीजनल रेगुलेशन कर पाए पानी की, मतलब सीज़न टू सीज़न जो वाटर रिक्वायरमेंट की होती है, जैसे कि डैम के पीछे रिजर्वायर होता है वैसा नहीं ये रेगुलेट कर पाएगा, पानी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. ये सिर्फ जैसे हमने अभी भी किया डेली और वीकली, ज़्यादा से ज़्यादा वीकली बेसिस पे रेगुलेट कर पाएगा.
लेकिन अगर स्टोरेज डेवलपमेंट, लेट्स सी, these have an extensive impoundment at the power plant or at the reservoir upstream of the power plant. पावर प्लांट के पीछे ये एक्सटेंसिव इम्पाउंडमेंट, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा किया जाता है, उसको स्टोरेज डेवलपमेंट कहेंगे। और जो पानी इकट्ठा किया है उसकी टर्म होती है रिजर्वायर। स्टोरेज इज द लॉन्ग टाइम इम्पाउंडिंग ऑफ वाटर टू अलाउ सीजनल रेगुलेशन कैपेबिलिटी। तो ये जो रिजर्वायर की स्टोरेज है, इट्स मेंट फॉर लॉन्ग टाइम इम्पाउंडिंग, लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है पानी, ताकि सीज़न टू सीज़न जो इनफ्लो की वेरिएशन है उसको रेगुलेट किया जा सके, ताकि डाउन स्ट्रीम जहाँ पे भी पानी वाटर सप्लाई चाहिए उसको अराउंड द ईयर पेरेनियल वो अवेलेबल रहे। फोर्थ टाइप जो है हमारी डेवलपमेंट, दैट इज री रेगुलेटिंग डेवलपमेंट्स। These receive fluctuating discharges from the large hydroelectric peaking plants and release the discharges to meet downstream flow criteria. Re-regulating reservoirs are also called after-bay reservoirs. तो ये जो री-रेगुलेटिंग डेवलपमेंट्स होती है, मीन्स कि ये जो स्टोरेज फैसिलिटी है, ये स्मॉल स्टोरेज फैसिलिटी है डाउनस्ट्रीम ऑफ द मेन लार्ज हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो प्लांट्स होते हैं, उनका जो रिलीज है उसको आगे फर्दर कंट्रोल करने के लिए ये आगे री रेगुलेटिंग डेवलपमेंट्स की जाती है, इसीलिए इसको आफ्टर बे रेजर्वायर्स भी बोलते हैं। Pumped storage developments. These convert low volume off-peak energy to high value on-peak energy. Low volume off-peak energy. जब हमें एनर्जी नहीं चाहिए और जब एनर्जी कम आ रही है उसको हम लोग आराम से स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम जब हमें पीक एनर्जी, जब पीक डिमांड होती है तो तब हमें हाई वैल्यू एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी, तो तब हमें अवेलेबल है। कैसे होगा ये? वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ लोअर रेजर्वायर टू अ हायर रेजर्वायर यूजिंग इनएक्सपेंसिव पावर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो एनर्जी डिमांड। जब कम एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है तो लो रेजर्वायर से जिनका वाटर लेवल कम है, लो लोकेटेड रेजर्वायर से उन रेजर्वायर में जिनका लेवल हाई है वहाँ पे पानी जो है पंप किया जाता है। जो पंपिंग में एनर्जी कंज्यूम होगी वो इनएक्सपेंसिव, वो महंगी नहीं है, सस्ती है, क्योंकि तब हमें चाहिए नहीं, मान के चला कि फालतू है या कह लो कि अभी इनएक्सपेंसिव है, अनरिक्वायर्ड है। उस एनर्जी को पंपिंग करने में हमने इन अ वे स्टोर कर लिया। जो एनर्जी हमें बहुतायत में अवेलेबल थी उसको हमने पानी को निचले लेवल से ऊपर लेवल लेके जाने में अब उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई है, स्टोर हो गई है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी स्टोर हो गई है उसको कैसे यूज़ करेंगे हम लोग? व्हाट इज देन डिस्चार्ज थ्रू द टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टू मीट पीक डिमांड्स। जब पीक सीजन आएगा, पीक डिमांड्स होगी, तो जो हाई लेवल से हम लोग पानी को पेनस्टॉक में छोड़ेंगे तो वो टर्बाइंस को मूव करके उसको रोटेट करेगा, तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो जो हमने ऑफ पीरियड में एनर्जी स्टोर की, पीक सीजन में एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया दोबारा से। तो दीज वर द पम्प्ड स्टोरेज डेवलपमेंट्स। हाउ हाइड्रो पावर वर्क्स। हाइड्रो पावर काम कैसे करते हैं, पहले उसकी थोड़ी बैकग्राउंड देखते हैं। हाइड्रो पावर इज यूजिंग वाटर टू पावर मशीनरी और मेक इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर में पानी को मशीनरी को और चलाने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो वाटर है वो फ्यूल का काम करता है। वाटर कॉन्स्टेंटली मूव्स थ्रू ए वास्ट ग्लोबल साइकिल इवेपोरेटिंग फ्रॉम लेक्स एंड ओशियंस, फॉर्मिंग क्लाउड्स, प्रेसिपिटेटिंग एज रेन और स्नो एंड देन फ्लोइंग बैक टू द ओशियन। सो ये जो ग्लोबल साइकिल है, जब इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो पानी है वो महासागर से, मतलब इसको किसी भी स्टेप से इसका कोई स्टार्ट या एंड तो नहीं होता है। तो मान लीजिए कि ये वहाँ से स्टार्ट हुआ, महासागर से ये उसकी इवेपोरेशन होती है लेक्स और ओशियन से, तो वहाँ से ऊपर जा कर के बादल बनते हैं। बादल जो हैं जब उनकी प्रेसिपिटेशन होती है तो वो ड्रॉपलेट्स बनती है एज ए रेन या स्नो, वो नीचे फॉल करते हैं, तो वो रन ऑफ या और डिफरेंट मीडिया है, तो वो
पानी अल्टीमेटली इवेंचुअली ओशन में वापस आकर के मिल जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। द एनर्जी ऑफ दिस वाटर साइकिल विच इज ड्रिवन बाय द सन कैन बी टैप्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मैकेनिकल टास्क लाइक ग्राइंडिंग। ये जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, जो एंडलेस है, वो हाई एनर्जी साइकिल है। इसमें से जो एनर्जी आ रही है वो सन की एनर्जी, जो सूर्य की जो एनर्जी है वो इस सारे साइकिल को चला रहा है। और इस एनर्जी में से हम लोग जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी स्टेज में, या मैकेनिकल टास्क लाइक ग्राइंडिंग वगैरह उसको रोटेशन के लिए मैकेनिकल वर्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रोपावर यूजेस अ फ्यूल वाटर दैट इज नॉट रिड्यूस्ड और यूज्ड अप इन द प्रोसेस। तो ये वाटर जो है फ्यूल का काम करता है, लेकिन ये इसको यूज़ नहीं करता, ये सिर्फ मशीनें चलाने के काम करता है। रनिंग वाटर जो काम में आता है टर्बाइन्स को रोटेट करने में। बिकॉज द वाटर साइकिल इज एन एंडलेस कॉन्स्टेंटली रिचार्जिंग सिस्टम, हाइड्रोपावर इज कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि हाइड्रो पावर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये कांस्टेंट है, हमेशा चलता रहता है, तो हमेशा रिचार्ज होता रहता है, तो इसलिए इस साइकिल को, इस एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी भी कह सकते हैं। When flowing water is captured and turned into electricity, it's called hydroelectric power और hydro power। जब चलते हुए पानी की जो एनर्जी होती है उसको हम बिजली में बदलते हैं, तो इस जो बिजली को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जहाँ हाइड्रो पावर। There are several types of hydroelectric facilities. They are all powered by the kinetic energy of flowing water as it moves downstream. कई तरह की हाइड्रोइलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ होती है जहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेट होगी, लेकिन वो कोई भी किस्म हो, वो चलते हुए पानी की एनर्जी से अपना सोर्स लेती है एनर्जी का। Turbines and generators convert the energy into electricity, which is then fed into the electrical grid to be used in homes, business and by industry. जो टर्बाइन, जो जनरेटर्स हैं, वो एनर्जी, जो पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो तब इलेक्ट्रिकल ग्रिड में पास ऑन किया जाता है, तो आगे जाकर के वो होम, बिजनेस और इंडस्ट्री को सप्लाई कर दी जाती है। अब इसकी जो प्रॉपर वर्किंग है अभी आ रही है, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। There are three types of hydropower facilities: impoundment, diversion, pumped storage. Some hydropower plants are use dams and some do not. अभी हमने ये इनको थोड़ा पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं। Many dams were built for other purposes and hydropower was added later. तो जो बहुत सारे डैम्स जो बनाए गए थे उनका पर्पज फ्लड कंट्रोल था, वाटर स्टोरेज था। हाइड्रो पावर जो है एक एज ए मल्टीपर्पज़ उसका जो था, ये बाद में हाइड्रो पावर जनरेशन बाद में फैसिलिटीज जोड़ी गई थी। मोस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर जो प्लांट्स बाद में जोड़े गए हैं डैम्स में। फॉर एग्जांपल से यूनाइटेड स्टेट्स में देर आर 80,000 डैम्स विच ओनली 2400 प्रोड्यूस पावर। तो थोड़ी पुरानी बात है ये, जब ये नोट्स बने होंगे तो 80,000 डैम्स हैं, उसमें सिर्फ 2400 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द डैम्स हैं वो सिर्फ फ्लड कंट्रोल और वाटर स्टोरेज में काम आते हैं। द अदर डैम्स आर फॉर रिक्रिएशन, स्टॉक फार्म पॉन्ड्स, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, इरीगेशन। तो बाकी जो अभी हमने जैसे बोला कि फ्लड कंट्रोल में, वाटर सप्लाई में, इरीगेशन पर्पज़ के लिए, या जो खेतों में स्टॉक या फार्म के लिए, या रिक्रिएशन मीन्स के वो टूरिस्ट स्पॉट कह लो, या जो अपना पब्लिक प्लेसेस ऐसे बना दी जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल सिस्टम्स फॉर अ होम और विलेज टू लार्ज प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर यूटिलिटीज। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं बहुत स्मॉल सिस्टम भी हो सकते हैं, बड़े सिस्टम भी हो सकते हैं। स्मॉल सिस्टम छोटे शहरों के लिए, बड़े सिस्टम जो है तो एक पूरे एरिया को एज ए यूटिलिटी यूज़ हो सकते हैं, पूरी कम्युनिटी को ये फीड कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स देखते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के। ये फिगर देखिएगा, ये डैम दिखा रहा है, इट्स डैम। डैम के पीछे जो
इम्पाउंडिंग हुई है पानी की, इट्स कॉल्ड रेजर्वायर। डैम के पीछे रेजर्वायर जो बन गया है, ठीक। तो ये इनटेक जो ये क्या हुआ, पेनस्टॉक। पेनस्टॉक हमने बोला था, पेनस्टॉक क्या हुआ, ये स्मॉल टनल है जो रिजर्वायर से पानी को रास्ता देती है टू टर्बाइन्स। टर्बाइन में एक शाफ्ट होता है, जो रनिंग वाटर होता है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इसको रोटेट करती है। ये रोटेट करती है तो जनरेटर में से, जनरेटर में ये जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, सो रोटेटिंग मैग्नेट्स जो है दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली पैदा होती है। उसमें से जो है ट्रांसफार्मर, जो बिजली पैदा होती है, ट्रांसफार्मर जो है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्ट करता है। तो जो पावर हाउस में ये जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज कन्वर्ट कर रहे हैं, हाई वोल्टेज पे जो पावर लाइंस में सप्लाई दी जाती है, हाई पावर्स में, इसलिए कि हाई पावर पे इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट कम हो जाता है, जो वाटर जो इलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं I²R, तो वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन लाइंस में वोल्टेज ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की जाती है। तो आगे जाके फिर पावर ग्रिड लगी होती है, वो इसको वापस जितनी रिक्वायर्ड होती है उस वोल्टेज में जो है 220 वोल्ट जो इंडिया में चलता है उसमें वापस कन्वर्ट करती है। तो ये इनफ्लो हुआ, दिस इज इनफ्लो टू द पेनस्टॉक। यहाँ से इसको रोटेट करके पानी एज इट इज जो है आगे उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी लो हो जाती है थोड़ा, तो आउटफ्लो हो गया, तो डाउन स्ट्रीम रिवर में पानी मिल जाता है। पानी आया, इसको रोटेट करता हुआ आगे डाउन स्ट्रीम में मिल गया। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हाइड्रो पावर है उसका ये वर्किंग ऐसे रहती है। लेट्स सी, जो इसके प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, कैचमेंट एरिया, रिजर्वायर, डैम, प्राइम मूवर्स, ड्राफ्ट ट्यूब्स, पावर हाउस एंड इक्विपमेंट, सेफ्टी डिवाइसेस जो इस सारे प्रोसेस में रहेंगी, स्पिलवेज, सर्च टैंक्स, ट्रैश रैक, इनटेक हाउस, वाटरवे, टिल रेस एंड आउटलेट वाटरवे। इसकी ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसका इतना ही। लेट्स सी इट्स वर्किंग। सो कैचमेंट एरिया टू, इसको दो हिस्सों में, इसकी वर्किंग को हम दो हिस्सों में जो है डिस्कस करेंगे। कैचमेंट एरिया टू टर्बाइन हाउस टू फर्दर पावर हाउस। कैचमेंट एरिया टू टर्बाइन हाउस, इनिशियली द वाटर ऑफ द रिवर इज इन कैचमेंट एरिया। तो पीछे कैचमेंट एरिया किसी रिवर का जो कैचमेंट एरिया अबाउट शेप रहता है, उसमें जितनी जो है प्रेसिपिटेशन है वो सारी रिवर में आकर के उसकी सब्सिडरी जो रिवर्स हैं, कैचमेंट एरिया का पानी है वो रिवर में आ गया। तो फ्रॉम कैचमेंट एरिया द वाटर फ्लोज टू द डैम। तो इवेंचुअली जो सारा जो पानी है, वाटर है, डैम तक पहुंच गया। एट द डैम द वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड। तो क्योंकि डैम है, रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू द हाइट ऑफ द डैम। जो उसकी रनिंग वाटर था, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो जो वहाँ पे पानी आकर के ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो पानी की बढ़ जाती है। व्हेन द गेट्स ऑफ द डैम्स आर ओपन देन द वाटर मूव्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी इनटू द पेनस्टॉक। जो इनटेक है पेनस्टॉक का, जब उसके जो गेट्स हम लोग खोलते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में, हाई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यही काइनेटिक एनर्जी जो है टर्बाइन्स को चलाएगी। थ्रू द पेनस्टॉक वाटर गोज इनटू द टर्बाइन हाउस। तो आगे फिर वो टर्बाइन हाउस में, जहाँ पे टर्बाइन्स फिट की हुई हैं, वहाँ पे पहुँचेगा। सिंस द पेनस्टॉक मेक्स वाटर टू फ्लो फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड, दस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इज अगेन रेज्ड। जैसे अभी बताया कि क्योंकि हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में पानी अब आ गया है, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। टर्बाइन हाउस टू पावर हाउस। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा वर्किंग टर्बाइन हाउस टू पावर हाउस, समझते हैं इसकी वर्किंग। इन द टर्बाइन हाउस द प्रेशर ऑफ द वाटर इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग वाल्व्स एज पर द रिक्वायरमेंट। तो टर्बाइन हाउस में कंट्रोलिंग वाल्व्स लगी हुई हैं, जितना प्रेशर हमें टर्बाइन्स को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, सिर्फ उतना प्रेशर हम लोग अलाउ करेंगे रनिंग वाटर को। द कंट्रोल्ड प्रेशराइज्ड वाटर इज फेड टू द टर्बाइन। तो जो ये जो कंट्रोल्ड प्रेशराइज्ड वाटर है, तो वो टर्बाइन को चला जाता है। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर
लाइट वेट टर्बाइंस रोटेट्स, तो जो उसकी शाफ्ट है, उसके फैंस हैं, वो लाइट वेट होते हैं और ये जो प्रेशर है उनको रोटेट करता है. ड्यू टू द हाई स्पीड रोटेशन ऑफ द टर्बाइन, द शाफ्ट कनेक्टेड बिटवीन द टर्बाइन एंड द जनरेटर रोटेट्स. तो जो शाफ्ट है, टरबाइन की शाफ्ट है, जो जनरेटर और जो टरबाइन और जनरेटर के बीच में जो शाफ्ट है वो रोटेट करती है. उस रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, अगर आपको जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल ध्यान में है तो. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ जनरेटर द एसी करंट इज प्रोड्यूस्ड. अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है जनरेटर की मूवमेंट की वजह से. द करंट इज सप्लाइड टू द पावर हाउस. ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है पावर हाउस में आ जाता है. द पावर हाउस इट इज सप्लाइड फॉर द कमर्शियल पर्पसेस. तो पावर हाउस से अभी हमने बात की थी, ट्रांसफार्मर है, तो ग्रिड लाइन्स हैं, पावर ट्रांसमिशन है, तो आगे वो फर्दर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ द पावर हाउस. एडवांटेजेस. तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के एडवांटेजेस क्या रहते हैं? नो फ्यूल चार्जेस, कोई फ्यूल चार्जेस नहीं है, सिर्फ कुछ भी कंज्यूम नहीं हुआ है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है. लेस सुपरवाइजिंग स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड, तो सारा प्रोसेस जो है उसमें स्टाफ की मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रहेगी. मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन चार्जेस आर वेरी लो, क्योंकि सुपरवाइजिंग स्टाफ कम है तो इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है बहुत मिनिमल होती है. रनिंग कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज लो. ऑब्वियसली द प्लांट एफिशिएंसी डज नॉट चेंज विद एज, तो इसमें वियर एंड टीयर बहुत कम है, तो इसलिए जो एफिशिएंसी कम नहीं होती है समय के साथ में. इट टेक्स फ्यू मिनट्स टू रन एंड सिंक्रोनाइज द प्लांट. जब भी हमें जो पावर जनरेशन बंद की हुई है, जब भी हमें दोबारा से पावर जनरेट करना है इसको, प्लांट को, बहुत जल्दी ये वर्किंग में आ जाता है. नो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड. तो इसमें क्योंकि फ्यूल तो यूज़ हो ही रहा, पानी तो ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स ओन मूव कर रहा है, तो इसलिए कोई फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व नहीं है. नो ऐश और फ्लू गैस प्रॉब्लम एंड डज नॉट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, क्योंकि कोई सीधे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो कोई जैसे थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में होती है, कोई ऐश वगैरह ऐसा कुछ भी, जहाँ कोई गैस वगैरह नहीं निकलती है, इसमें बाई प्रोडक्ट्स तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई बाई प्रोडक्ट्स नहीं है, इसलिए तो कोई पॉल्यूशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई पॉल्यूशन हो. These plants are used for flood control and irrigation purposes also, we can say. तो ये जो डैम है जहाँ पे हाइड्रो पावर जो हम जनरेट कर रहे हैं, तो ये जो डैम है पीछे रिजर्वायर है, वो फ्लड कंट्रोल का और इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी मल्टीपर्पज़ ये जो प्रोजेक्ट रहती है. लॉन्ग लाइफ इन कंपैरिजन विद द थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. तो अगर हम लोग कंपेयर करें थर्मल पावर प्लांट से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं इनकी लाइफ मच लॉन्गर होती है, लेकिन इनके साथ में कुछ लिमिटेशंस भी है पावर प्लांट की, या लिमिटेशन या डिसएडवांटेज आपको. इनिशियल कॉस्ट ऑफ द पावर प्लांट इज़ वेरी हाई. डैम कंस्ट्रक्शन इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट, बहुत महंगे प्रोजेक्ट होते हैं. इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट हैं, ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. कंस्ट्रक्शन में भी, प्लानिंग में भी, डिज़ाइनिंग में भी, हर इसका जो फेज़ है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है. जनरली सच प्लांट्स आर लोकेटेड इन हिली एरियाज फार अवे फ्रॉम द लोड सेंटर एंड दिस दे रिक्वायर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स एंड लॉसेज इन देम विल बी मोर. तो जैसा कि आपने डैम्स दूसरे वीडियोज़ भी देखी होंगी और आपको ध्यान है, ये जो डैम कंस्ट्रक्शन है यूजुअली हिली एरिया में ही सूटेबल होती हैं. वहीं पे लैंड सस्ती रहेगी, वहीं पे वैली बनेगी, तो जो है तो ऐसे जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट रहेगा, लेकिन जहाँ पे हमें जो लोड सेंटर है, लोड सेंटर मीन्स जैसे दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, जहाँ पे हमें एक्चुअल में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, वो डैम लोकेशन से बहुत दूर होते हैं. तो क्योंकि वो दूर है इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, बहुत दूर हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की. तो लॉन्ग ट्रांसमिशन की वजह से इलेक्ट्रिक लॉसेस काफ़ी हो जाते हैं. पावर जनरेशन बाय हाइड्रो पावर प्लांट इज ओनली डिपेंडेड ऑन द नेचुरल फिनोमिना ऑफ रेन. तो ये जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है
ये नेचुरल जो कुदरत की देन है, जो बारिश है, जो वर्षा होती है, उस पर फुली उस पर डिपेंडेंट है। अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हुई कैचमेंट एरिया में तो पानी की इंपाउंडिंग नहीं होगी, रिजर्वायर का वाटर लेवल नहीं बनेगा। अगर वाटर लेवल नहीं बना तो पावर जनरेशन में मुश्किल आएगी। सो ये एक तरह से लिमिटेशन है कि हाँ, ये नेचुरल फिनोमिना ऑफ रेन पे डिपेंड करता है, हाइड्रो पावर जनरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।